टाशिदलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी ने माइंड एंड लाइफ द्वारा आयोजित अनिश्चितताओं के दौर में सार्वभौमिक मानवता का संवर्धन विषय पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा G7 बैठक में जलवायु परिवर्तन, भेदभाव और समानता विषय पर संबोधन। तिब्बत के अंदर 9 तिब्बतियों को अलगाववाद के तथाकथित आरोप में सजा दी गई। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत में कठोर प्रतिबंधों के साथ तिब्बती स्कूलों को शुरू किया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बीजिंग में होने वाले मानवाधिकार वार्ता के दौरान तिब्बत यात्रा की इच्छा जताई। परम पावन दलाई लामा जी ने प्रख्यात कलाविद कपिला वात्स्यायन जी के निधन पर संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी के निधन पर शोक प्रकट किया। अब सुनिए खबर विस्तार से। 17 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस पर तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी ने अपने शुभकामनाएं संदेश में उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह वर्ष कोरोना संकट के कारण भारत तथा सभी देशों के लोगों के लिए बहुत ही कठिन समय रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस महामारी को फैलने से रोकने में सफल होगा तथा इसका दवाई जल्द ही विकसित की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इस संकट की घड़ी में जनता की परेशानियों को कम करने की हर संभव प्रयासों के लिए प्रशंसा की है। साथ ही भारत सरकार तथा जनता द्वारा तिब्बती लोगों के लिए पिछले 61 वर्षों से निरंतर सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया। इसी गुरुवार को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने निजी आवास से माइंड एंड लाइफ यूरोप द्वारा आयोजित अनिश्चितता के दौर में सार्वभौमिक मानवता का संवर्धन विषय पर इस संस्था के सदस्यों को संबोधित किया। परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए माइंड एंड लाइफ यूरोप के अध्यक्ष एमी कोहेन वरेला ने इस संस्था के कार्यों के बारे में बताया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने एमी वरेला के दिवंगत पति श्री फ्रांसिस्को वरेला के फोटो दिखाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे आधुनिक विज्ञान से परिचित कराया था। Introduced me about modern science. He himself, you see, he often mentioning or expressing when we discuss about science, then he say with science hat. Then when some Buddhist concept, then he say Buddhist cats of mind. उन्होंने कहा कि अतीत में हम जिन स्वतंत्र देशों में रहते थे वह सामान्यतः आत्मनिर्भर देश होते थे, लेकिन आज के समय में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मनुष्य भाई और बहन हैं। यही कारण है कि मैं सभी मनुष्यों की एकता के विचार को बढ़ावा देने की कोशिश करता हूँ। हम सभी को एक साथ रहना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के
दार्शनिक विचार अलग होंगे, परंतु सभी धर्म प्रेम, क्षमा, सहनशीलता और संतोष का संदेश देते हैं। वे सभी करुणा विकसित करने को प्रोत्साहित करते हैं। And ultimately, entire human being are same because of the member of same human family, and we have to live together. So then, loneliness gone. इसी 12 सितंबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर आयोजित G7 ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के साथ कनाडा के स्पीकर एंथोनी रोटा, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डेविड मोरिया सेसोली, फ्रांस राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष रिचार्ड फेरेंट, जर्मनी बुंडेस्टैग के अध्यक्ष वोल्फगैंग शोबेल, इटाली संसद के अध्यक्ष रोबर्टो फिको, जापान प्रतिनिधि सभा के स्पीकर ताता मोरोया ओशिमा, ब्रिटेन के स्पीकर लिंडसे होयले इत्यादि कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने और हमारे समुदायों में न्याय को आगे बढ़ाने के लिए तत्काल, सशक्त और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान करना है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने G7 की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब हमें ग्लोबल वार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जलवायु तबाही हम 7 अरब मनुष्यों को एक मानव समुदाय के रूप में सोचने और कार्य करने की मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ इलाकों में अधिक वर्षा हो रही है और कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के कुछ सबसे कम प्रभावशाली लोगों तथा आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। इसके साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बत के पर्यावरणीय महत्व पर ध्यान आकर्षित किया, जो कि एशिया के सबसे बड़ी नदियों का स्रोत है। Now, you see, the sense of common interest rather than my country or like that. So therefore, like the G7, this organization, I think very, very encouraging. Now, I always say, expressing, we should think entire 7 billion human being, one human community. सैन फ्रांसिस्को स्थित कैदियों के अधिकार के लिए वकालत समूह दुहिया के अनुसार कारजे तिब्बत स्वेट प्रीफेक्चर स्थित एक कोर्ट ने 9 तिब्बतियों को अलगाववाद को उकसाने के तथाकथित आरोप में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। चीनी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अलगाववाद को मनमाने ढंग से परिभाषित किया है। दुहिया के अनुसार सभी व्यक्तियों के नाम, उम्र, लिंग तथा उनके गिरफ्तारी के कारण के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों को बंदी बनाने का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। कारजे के तिब्बती लोग अपने तिब्बती पहचान और राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बती क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के स्कूलों को अब कठोर प्रतिबंधों के साथ शुरू किया है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बती बच्चों को जबरन चीनी स्कूलों में भर्ती किया जा रहा है। तिब्बती स्कूलों में शिक्षा के माध्यम तिब्बती भाषा के जगह चीनी भाषा थोपी जा रही है। तिब्बत के कई कस्बों के प्राथमिक स्कूलों को सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया है तथा तिब्बती बच्चों को अपने अभिभावक के इच्छाओं के विरुद्ध अन्य चीनी स्कूलों में भर्ती करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी 14 सितंबर 2020 को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल,
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वैन डेर लियन और जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक की। अपने संबोधन में अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि वह इस साल के अंत में बीजिंग में होने वाले यूरोपीय संघ और चीन के बीच मानवाधिकार वार्ता के दौरान तिब्बत यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में अल्पसंख्यकों, मानवाधिकार संरक्षकों तथा पत्रकारों के प्रति दुर्व्यवहार करने पर चिंता प्रकट किया। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक एवं व्यापार मुद्दे, मानवाधिकार और कोविड-19 जैसे 4 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति जगत के विद्वान तथा पद्म विभूषण से सम्मानित कपिला वात्स्यायन जी के आकस्मिक निधन के समाचार से पूरे तिब्बती समुदाय में शोक का वातावरण छा गया। परम पावन दलाई लामा जी ने उनके पुराने मित्र कपिला वात्स्यायन जी के निधन पर उनके भाई श्री सुभाष बाशी को एक पत्र लिखकर अपना शोक प्रकट किया। अपने संवेदना संदेश में उन्होंने कहा कि वह श्रीमती कपिला जी को 1956 में भारत की अपनी पहली यात्रा से ही जानते थे। वह उन्हें माता जी कहकर बुलाते थे क्योंकि कपिला जी ने मुझे और तिब्बतियों को माता के समान प्यार दिया है। उन्होंने स्वर्गीय कपिला जी द्वारा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार में व्यक्तिगत योगदान के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कपिला जी का देश की सेवा में समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके निधन से तिब्बतियों ने अपने एक सच्चे मित्र को खोया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुगने ने श्रीमती कपिला वात्स्यायन जी के निधन पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। अपने संदेश में डॉक्टर सांगे ने कहा कि स्वर्गीय कपिला जी तिब्बत तथा परम पावन दलाई लामा जी के बहुत ही निकट मित्र थी। परम पावन दलाई लामा जी उन्हें प्यार से माता जी कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कपिला जी ने तिब्बती संस्कृति और पहचान के संरक्षण हेतु भारत में अनेक तिब्बती शिक्षण संस्थान स्थापित करने में सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कपिला जी द्वारा तिब्बत मामले और तिब्बतियों के प्रति निरंतर समर्थन के लिए तिब्बती लोग उन्हें हमेशा अपने स्नेह में याद रखेंगे। इसी प्रकार सीक्योंग डॉक्टर सांगे और अध्यक्ष पेमा जुंगने ने भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और आर्य समाज के गुरु स्वामी अग्निवेश के निधन पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बतियों की ओर से शोक प्रकट किया। ज्ञातव्य है कि ये दोनों चिंतक तिब्बत संघर्ष में आजीवन सक्रिय रहे हैं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। हमारे सभी टीम को आज्ञा दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।